Hey buddy, what's up? I hope you are doing fine. And in our latest video, we are going to learn how to prove any function whether it is onto or not. And before that, we would like to remind some basic that we have learned previously. हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं इसको जानने से पहले. We know that a function is a special kind of relation between two set. Let it be set A to set B, in which the first one is known as domain. पहला को हम लोग डोमेन बोलते हैं और इसी डोमेन का जो सेट है इसी से हम लोग वेरिएबल लेते हैं जिसका हम लोग अगला के साथ रिलेशन चेक करते हैं. ठीक है. और सेकेंड सेट को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन. कोडोमेन. द फर्स्ट वन इज डोमेन एंड सेकेंड वन इज कोडोमेन. एंड और इसके अलावा एक और चीज होता है रेंज. आई होप आप लोग याद होगा अच्छे से रेंज क्या होता है. रेंज ये होता है कि डोमेन से कोई भी एलिमेंट जो हम लोग पिक किए, सपोज दैट एक्स पिक किए. ठीक है. एक एलिमेंट एक्स पिक किए. इस एलिमेंट का फंक्शन का जो डिफिनेशन रहेगा, सपोज दैट फंक्शन का डिफिनेशन है क्या, फॉर एक्स समथिंग, कुछ भी रह सकते हैं आप फंक्शन का डिफिनेशन. चलिए इस बार हम लोग कोई एक्स ना पिक करके एम पिक करते हैं. ठीक है. डोमेन से एक एलिमेंट एम पिक करते हैं, वहां मौजूद होना चाहिए, वहां प्रेजेंट होना चाहिए वो. अब यहां देखिए एम पिक किए, अब हमको एम का निकालना है. पुट करके इसका इमेज क्या होगा, इसको बोलते हैं डोमेन का एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं. ठीक है. इसका इमेज क्या होगा, यानी कि डोमेन से ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसके साथ वो रिलेशन बनाएगा इस डिफिनेशन के हिसाब से. ठीक है. तो देखिए तो इसको निकालने का तरीका क्या है. एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 4 इंटू जहां एक्स था वहां पे एम यानी 4m. यानी कि इस फंक्शन का इस डिफिनेशन के हिसाब से एम जो प्री इमेज है उसका इमेज कौन होगा, 4m होगा, जो कि कहां पे मिलेगा, जो कि इसके अंदर मिलेगा, इसका सेट का एलिमेंट होगा. यहां तक क्लियर था आप लोग बात. ठीक है. और इसी को रेंज भी कहते हैं. जितना पॉसिबल, जैसे कि सपोज दैट आप एक बार m लिए, एक बार n लिए, एक बार p लिए, एक बार q लिए, 4 एलिमेंट ऐसे पिक किए तो उसका अलग अलग आया. एक बार 4m आया, एक बार 4n आया, एक बार 4p आया, एक बार 4q आया. और सारा किसके अंदर का पार्ट है, इसके अंदर का पार्ट है. ठीक है. इसी के अंदर का एलिमेंट है. और इस चारों का सेट का क्या नाम है, इस चारों का सेट का नाम है रेंज. 4q इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे रेंज. यानी कि एक चीज हम लोग देख सकते हैं, रेंज हमेशा क्या होगा, रेंज हमेशा सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होगा. कभी कभी कोडोमेन की इक्वल भी हो सकता है. कब होगा ये, जब कोडोमेन में जितना एलिमेंट मौजूद है वो किसी न किसी का इमेज होगा तो वो रेंज के अंदर आ जाएगा. तो रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है. ठीक है. ये थोड़ा बेसिक था. हम लोग इस चीज को कॉपी में नोट कीजिए. अब मैं इसका आगे बताता हूं. यहां चेक कीजिए. आप लोग को लास्ट क्लास में ऑन टू फंक्शन का जो डिफिनेशन था, थ्योरी था, वो मैं क्लियर कर चुका था. ठीक है. उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि दो सेट सपोज दैट सेट P, सपोज दैट सेट Q. ठीक है. P और Q का एलिमेंट में कोई रिलेशन रहता है. ठीक है. अब ऑनटू को किस नजर से देखा गया था, ऑनटू एक ऐसा फंक्शन था जिसको हम इस इधर से चेक करते थे, इमेज की नजर से. अगर सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज कहलाता है, कोडोमेन Q के अंदर जितना भी एलिमेंट है सारा अगर किसी न किसी का इमेज है तो क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन कहलाएगा. यानी कि ऑनटू का कंडीशन क्या था कि रेंज
इज इक्वल टू कोडोमेन। ये ऑनटू का फंक्शन, ये डिफिनेशन हुआ, ठीक है। कंडीशन जो डिफिनेशन से निकला यही निकला। क्या बोले तो ऑनटू में भी क्या बोले कि सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज होगा, ठीक है। और ये कोडोमेन में सारा एलिमेंट इमेज होगा, जो इमेज होगा उसका सेट को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो रेंज का भी जब सेट निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये नॉलेज हो गया, ये नॉलेज हो गया। तो इसी के मदद से हम लोग ऑनटू भी प्रूव करते हैं, इसी की मदद से हम लोग ऑनटू भी प्रूव करते हैं। और ऑनटू प्रूव करने के ऐसे तो दो मेथड बने जाते हैं, लेकिन है एक ही मेथड, उसी को दूसरे नजर से चेक करके उसको सेकंड मेथड नाम दिया गया है। मेथड आपका यही है कि आप रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ कीजिए। अब इसको हमको कोडोमेन पता रहता है, ये हमेशा पता रहता है। हमको चाहिए रेंज, हमको फंक्शन का रेंज निकालना आना चाहिए, और रेंज निकालना आएगा तो रेंज निकाल लेंगे, और रेंज निकालने के बाद हम चेक करेंगे वो कोडोमेन के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इक्वल आ जाता है तो बोल देंगे वो ऑनटू फंक्शन है, और नहीं आता है तो बोल देंगे वो ऑनटू फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अब आपको रेंज निकालने के लिए हम 11th क्लास में अच्छे से पता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बताऊंगा दोबारा। इसी को मदद से हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा आपका कुछ ए टू बी में फंक्शन ऐसा रहेगा जिसमें बी जो रहेगा या फिर ए रहेगा काउंटेबल सेट रहेगा। कहने का मतलब कि गिना चुना एलिमेंट रहेगा जिसको आप आराम से गिन सकते हैं। अब गिन सकते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, सेट बी में मान लीजिए है और सेट ए में मान लीजिए है, इसमें फायदा क्या होगा कि आप चेक कर लेंगे डायरेक्ट कि ए के साथ रिलेशन बनाया या फिर नहीं है, बी के साथ बनाया हुआ या फिर नहीं है। अगर बनाया हुआ सारा है तो क्या हुआ, ये ऑनटू फंक्शन का हुआ एग्जांपल। और अगर ये नहीं, कोई एक भी अगर छूट जाता तो ये किसका एग्जांपल हो जाता, इनटू फंक्शन का एग्जांपल हो जाता। ये पॉइंट याद है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट भी बना सकते हैं, उस टाइम आप डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि रेंज, इसका रेंज का सेट क्या होगा, अभी रेंज का सेट क्या होगा, रेंज क्या होगा अभी अगर रेंज देखेंगे तो ए और बी होगा, और बी सेट क्या है, बी कोडोमेन का सेट कौन, बी का सेट में क्या कौन कौन आ रहा है, ए बी सी। अभी इक्वल है नहीं है तो क्या हुआ, ऑनटू फंक्शन नहीं हुआ, और जब ऑनटू नहीं है तो मतलब ये क्या है, इनटू है, ठीक। अब एक और चीज, अगर मान लीजिए सी के साथ भी कोई ना कोई ऐसे रिलेशन बना लिया होता, ठीक, सी के साथ भी किसी का ये मैपिंग हो गया होता तो सी भी आपका रेंज के अंदर आ जाता। अब देखिए तो रेंज और कोडोमेन का सेट इक्वल हो गया, यानी क्या हो गया, ऑनटू हो गया। कहने का मतलब कि कुछ ऐसा भी होता है जो हम लोग डायरेक्ट देख करके क्लियर कर सकते हैं ये ऑनटू है या नहीं है, ठीक है। सेट जब छोटा रहेगा, गिनने लगेगा तब बात है ये। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा अनकाउंटेबल सेट से रिलेटेड हो जाएगा, जैसे कि दे देगा आपको कोडोमेन में दे देगा जेड यानी कि इंटीजर्स, रेंज में दे देगा, सॉरी कोडोमेन में दे देगा रियल नंबर्स। ये भी आपका कितना रियल नंबर है सबको चेक करना मुमकिन नहीं है। उस टाइम नेचुरल नंबर भी सबको चेक करना मुमकिन नहीं है। तो ये सब कुछ हो गया होल नंबर। तो ये सब सेट क्या है, काफी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है चेक करना, एक एक करके सारा ये एलिमेंट को चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस केस में हम लोग इस मेथड का एक तरीका है उसको यूज कर लेते हैं। उसको यूज करने के लिए देखिए आपको याद होगा कि मैं लास्ट क्लास में बताया था डोमेन का एलिमेंट को हम लोग एक से डिनोट करते हैं, जरूरी नहीं आप किसी से भी कीजिए, यहाँ पर हम एक से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोडोमेन क्या हो गया तो मतलब तब अगर x रहा तो कोडोमेन क्या होगा, fx नहीं y, यार नहीं है लास्ट क्लास में मैं क्लियर किया था ये बात कि a से b, एक क्या हुआ, एक डोमेन यानी इसको एक से डिनोट करेंगे, हाँ b को एलिमेंट को y से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहां चेक कीजिए, और रेंज को किसे डिनोट करते हैं, रेंज कैसे निकलता है, सीधा सीधी x पुट करके। चलिए यहाँ पे अगर m रहता है
डोमेन का एलिमेंट m रहता है तो रेंज कैसे निकालते हैं, x जगह पे m पुट करके उसका रेंज को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, fx से, x लिए तो fx। ये चीज क्लियर हो गया पर अब यहाँ देखिए इस कंडीशन में पुट करते हैं हम लोग, इस कंडीशन में पुट करते हैं तो रेंज क्या, fx, ये y, इसको सॉल्व करके ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व करके आपको इस टर्म में करना है, सॉरी x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y या फंक्शन ऑफ f से x का फंक्शन डिनोट किए थे, आपकी यहाँ f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बस यहाँ g से डिनोट कर रहे हैं ताकि सब अलग अलग लगे तो कंफ्यूजन ना हो। ये चीज क्लियर हो गया, x को इस टर्म में तोड़ना है, इस टर्म में तोड़ने से क्या होगा, इस टर्म में तोड़ने से हमको ये पता चल जाए कि y आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया, y का इससे हम लोग को पता चल जाएगा इसका फंक्शन, ये वैल्यू क्या हो सकता है, y का वैल्यू पता चल जाएगा तो यानी कि हमको क्या पता चल रहा है कि ये y जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से x का वैल्यू निकल जाएगा। अब x उसके अंदर है या नहीं, x आपका डोमेन का सेट में मिलता है नहीं, अब वो आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल में लेंगे, बस इतना याद करिए, इसके टर्म में तोड़ के फिर y का हम कंडीशन चेक करेंगे, y आपका बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, y अगर मिल गया तो आपका सेम चीज आपका ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल देंगे, ज्यादा क्लियर होगा, बस इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम लोग इसको, स्टेप छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए फंक्शन है आपका, फंक्शन फ्रॉम R to R, चलिए रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधी वी नो फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। नाउ लेट, हम लोग लेट कर लेंगे कि रेंज और ये इक्वल है, ठीक है, यानी कि रेंज यानी क्या, fx इज इक्वल टू y, ये लेट कर चल लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन तो दिया ही नहीं था, यहाँ पर फंक्शन देना जरूरी है। चलिए फंक्शन क्या देते हैं, 1/x, ठीक है, 1/x लेते हैं, इसको क्या प्रूव करना है, हमको ऑन टू प्रूव करना है। तो fx का वैल्यू क्या है, 1/x पुट कर दिए, इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/y लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीपल कर दिए सिंपल सा। अब देखिए तो ये जो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट हो गया, ये x फंक्शन ऑफ y है, यानी कि y का वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से x निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, x क्या होगा, डिपेंडेंट, बस वही कर रहा था, उससे करने से फायदा क्या होगा। अब हमको इतना पता चल गया कि y का वैल्यू क्या हो सकता है, y का वैल्यू आप रियल नंबर से कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल नंबर से कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस क्या नहीं पुट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो y इज नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे y का सेट क्या मिला, y कहां से कहां तक रहेगा, y बिलोंग्स टू r माइनस 0 तक होगा, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, बस उसमें 0 नहीं होगा, इसको एक्सक्लूड कर दिए, निकाल दिए यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, y का सेट जो आया, यानी कि यही रेंज है आपका, रेंज जो आया और जो कोडोमेन है दोनों इक्वल है क्या,
साफ साफ दिख रहा है कि आपका इक्वल नहीं है। आपका कोड डोमेन है आर, पूरा रियल नंबर, तो यही रेंज आपका क्या है, रेंज आपका आर माइनस 0। ठीक है, यहां साफ साफ हम लोग देख लिखिए, therefore since range is not equal to codomain, therefore fx is या फिर given fx is not onto या फिर नॉट सब्जेक्टिव। ये क्लियर हो गया। हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, बस fx इज इक्वल टू वाई में पुट किए, x इज इक्वल टू इसके टर्म में तोड़ दिए। अब इसका चेक किए कि ये कहां से कहां तक रास्ते, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, और सोचने का तरीका एक तरीका मैं बता चुका हूं ये 11th में ही। ठीक है, तो 1 बाई वाई हुआ। अब y का वैल्यू कहां से कहां तक, तो पूरा रियल नंबर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा यानी कि y का वैल्यू कहां से कहां तक, r माइनस 0 तक। r माइनस 0 तक तो ये, और यहाँ पे ये रेंज हुआ, और यहाँ पे ये आपका कोडोमेन हुआ। साफ साफ दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिया जाए तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन का वैल्यू कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमको क्या करना है, सीधे सीधे लेट f(x) इज इक्वल टू, या फिर उतना ऊपर जो लिखे थे, ये वी नो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन फॉर ऑन टू फंक्शन। नाउ लेट, ये सब आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू y। ठीक है, fx का वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y 1 पावर 1/2। ठीक है, अब यहां पे आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, यहां पर आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4 का रूट 2, लेकिन यहाँ आप 3 पुट करें तो 3 का रूट आपका कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से ये चीज ट्रू नहीं होगा। ये चीज ट्रू नहीं होगा तो यह y का हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर प्रूव नहीं कर सकते, गिना चुना है जिसका रूट पॉसिबल है, जो कि नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सॉरी, तो सिंस यहां पर बोल सकते हैं कि रेंज क्या नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन fx इज नॉट ऑन टू। ये क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, आपको बस सोचना होगा कि y के वैल्यू कहां पे बिलोंग कर सकता है, कहां पे नहीं कर सकता है। ठीक है, जिससे x का वैल्यू सही से निकल जाए। यहां पे एक डाउट आया, फिर हम इसको थोड़ा समझाएं। तो यहां देखिए, अगर मान लीजिए आप y का कोई रैंडम से वैल्यू लीजिए, कोई रैंडम से वैल्यू लीजिए यहां पे, चलिए यहां पर हम लोग लेते हैं 2 को। ठीक है, कोई रैंडम से वैल्यू लिए 2 को। अब 2 को लिए तो 2 का रूट क्या होगा, रूट 2, यानी कि ऑलमोस्ट 1.414। ठीक है, 1.414 होता है। अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है डोमेन वाला 1 2 3 4 5, ये जो सेट है, अब इस 1.414 यहां बिलोंग करता है, क्या एग्जिस्ट करता है इस नेचुरल नंबर सेट में, नहीं करता है। तो नहीं करता है, ये किसका इमेज होगा, नहीं होगा। इसको कोई भी इमेज यहां पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो साफ साफ बोल सकते हैं कोई एक भी एग्जांपल ऐसा मिल गया। ठीक है, कोई एक भी एग्जांपल मिल गया तो साफ खत्म हो गया कहानी, यहाँ पे ऑन टू है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसे आप बता लिए यहाँ पे कि ये रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक,
अब यहाँ पर इसी चीज को एनसीईआरटी बुक में भी या फिर कोई भी बुक में थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं इसका लैंग्वेज में। इसको मैं बताता हूं। रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन को बस एनसीईआरटी या फिर कोई बुक में थोड़ा चेंज करता, वो क्या है वो देखिए। इसको लिख देता है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू किसका, कोई सेकेंड सेट बी यानी कोड डोमेन, इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू a, ठीक है। यहां छोटा चीज है, बस वही चीज है। पहली बात ये जानना कि y किसका पार्ट होगा, कोडोमेन का पार्ट होगा, x किसका पार्ट होगा, डोमेन का पार्ट होगा। यहाँ पर हम b और a से बस अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप कोई भी सेट ले सकते हैं, जो सेट वहां दिया हुआ है रियल, जैसे रियल टू रियल दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर रियल टू रियल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर से ये चीज क्लियर हुआ। y का हर के लिए अगर x का सारा एलिमेंट मिल जाता है तो क्या हुआ, वो रेंज ही तो हुआ ना, और रेंज कोई इक्वल हो गया। बस इसी को तो दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ, बस दोबारा पढ़ के अगर देखते हैं तो फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, b के अंदर का जितना भी y मिलता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक x बिलोंग्स टू a, कम से कम एक मिलना चाहिए x ज्यादा भी मिल सकता है, x का नहीं मतलब अलग अलग इसका पार्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब अगर ये सारा का अगर मिल जाता है कोई ना कोई इमेज, तो सारा इस कोड डोमेन का सारा एलिमेंट रेंज की इक्वल हो जाएगा, बस वही तो है ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसको यूज किया हुआ इस सेंटेंस को, आप इसको भी कीजिए, इसको कीजिए, कोई इशू नहीं है। लास्ट में आपको क्या, इसको आप यूज करेंगे तो आपका आंसर ज्यादा सही हो जाएगा। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम लोग। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था ना ऐसा, 1 2 3 4 5, जिसमें हम लोग 2 का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to natural number, therefore this function fx is not onto, यहाँ पे नहीं था इसी डज नॉट यूज कर दिया, अगर रहता तो यहाँ पे हम लोग ये देयर एग्जिस्ट कर देते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं आप लोग, अच्छा मार्क्स हो जाएगा। सेंटेंस को बड़ा भी नहीं है, ज्यादा घुमाने वाला भी नहीं है, समझ भी आ गया होगा, कंफ्यूजन है तो ऑनटू फंक्शन हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देख लिए हम लोग, एक लैंग्वेज रहा था वो भी देख लिए, और ये जो तरीका था रेंज वो भी देख लिए। बस आपको क्या करना, y का वैल्यू चेक करना, y का वैल्यू जो आएगा आपका वही रेंज होगा, ठीक है। और रेंज अगर कोड डोमेन के इक्वल हो जाता है तो अच्छा बात नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, वो ऑनटू नहीं है, ठीक। अब आप लोग को ये 1-1 फंक्शन से कंफ्यूजन था, ठीक है, मैं वो लेता हूं, वो क्लियर करता हूं। यहां देखिए एक सेम क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इसका तो काम नहीं है। क्वेश्चन आपका यही था, क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस एग्जांपल नंबर 11 में क्या था, एफ फ्रॉम आर टू आर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एफ फ्रॉम एन टू एन। बस ये छोटा सा अंतर है, छोटा सा ये चीज नहीं है, क्योंकि यही पूरा आपका सेट ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे वो चेक कीजिए,
यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1 1 के लिए, 1 1 प्रूव करना है ना, 1 1 के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो तरीका ही लास्ट में आपको क्या आ जाएगा। चलिए हम प्रूव करके सॉल्व करके दिखाते हैं क्या होगा। इसको लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्या होगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक, और x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, कैसे हो ये क्लियर है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ दिया हूं, और x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, ये पॉइंट क्लियर, ठीक। अब यहां देखिए, यहां पर सेम चीज यहां पे भी, लेट f(x1) इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, ठीक है, यहां तक ले गए। अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा था हम लोग को चेक करने में, है ना, तो यहां देखिए, उस पर आते हैं, ये आपको क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर। यहां पर क्या है, यहां पर आपका इस पॉइंट को चेक कीजिए, ठीक, ये दोनों अगर यहाँ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है या फिर नहीं आता। अच्छा, इसको पहले हम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसी का हम इसका मदद लेते हैं ताकि तो दिमाग में आराम से बैठ जाए। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर क्या है, पूरा रियल नंबर है, यहाँ भी पूरा रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पहला कंडीशन, इस कंडीशन पे आते हैं, x1 x2 है, और इसका इमेज क्या, f(x1) f(x2), ठीक। अब आपको ये चीज लेके चलते दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल आ गया, यानी कि दोनों सेम नंबर है, ये भी दोनों सेम नंबर है, तो क्या हुआ कि सेम नंबर तो सेट में सिर्फ एक ही बार लिखा सकता है, इसके हिसाब से ये आपका 1 1 प्रूव हो गया फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। सेकेंड कंडीशन में क्या दिक्कत है वो देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में ये तो लेके चले हम लोग कि f(x1) और f(x2) इक्वल है, ये लेके चले, और यहां पर क्या दिक्कत हो रहा है कि ये जो दोनों इक्वल है यानी कि सेम ही एलिमेंट है, एक ही बार लिखते इसको, f(x1) लिखे f(x2) लिखे, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तब यहां पर सेम एलिमेंट है तो ये किसका इमेज है, एक x1 का इमेज है और दूसरा किसका है, एक आपका -x2 का इमेज है, ठीक है। अब यहां पर चेक कीजिए कि ये जिसका इमेज है, एक x1 का एक दूसरा -x2 का, अब -x2 यहां पे है क्या, इस सेट में है नहीं है, इस सेट में जब नहीं है तो ये दोनों सेट के हिसाब से देखिए, तो ये दोनों सेट के हिसाब से अगर सारा कहानी बनाएंगे तो ये जो x1 और f(x1) 1 1 के लिए हुआ कि नहीं एप्लीकेबल। अब यहां पर फिर से आप ऐसे अगर सोच के देखिए कि x2 तो बाहर का एलिमेंट है, इसमें है ही नहीं, तो है ही नहीं तो उसको उसके साथ रिलेशन काउंट करना ही नहीं चाहिए, है ना, उसका तो मैपिंग होगा ही नहीं। अब मैपिंग अब किसी साथ हो रहा है, एक ही के साथ मैप कर पा रहा, ये जो है मैपिंग किसके साथ, या तो -x2 साथ या इसके साथ, लेकिन -x2 तो सेट में ही नहीं है, सेट में ही नहीं है तो उसके साथ मैप तो हुआ नहीं, मैप नहीं हुआ तो सिर्फ किसके साथ मैपिंग बचा, सिर्फ x1 के साथ मैपिंग बचा, और सिर्फ x1 के साथ मैपिंग बचा तो 1 1 का सीधा सीधा एग्जांपल है ये चीज, आप ऐसे ही देख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप x2 आपको अगर नहीं मिल रहा, सॉरी -(x2) आपको सेट में नहीं मिल रहा तो उसको चेक करने की ही जरूरत नहीं है। वो कहने का मतलब हो कि -(x2) आपका इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करता है, इसका एलिमेंट है ही नहीं, जिसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है।
स्ट्रिक्टली ये चीज बोला गया वो रूल में, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे ये चीज अपोजिट हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसमें क्या है कि माइनस एक्स टू यहाँ पर इस डोमेन का सेट में है ही नहीं। इस डोमेन का सेट में जब है ही नहीं तो हमको यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता कि एक्स इसको चेक किया जाए, यहीं पे इसे छोड़ देंगे, ठीक। एक तरीका है। और फिर अगर इस पे आते हैं तो ये चीज तो आप देख ही रहे हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समझा ही देते, चलिए जब इतना समझा इसमें समझा देता है। यहाँ पर x1 x2 fx1 fx2, अब ये दोनों इक्वल मान लिया, यानी कोई एक एलिमेंट लिखते हैं। अब लास्ट में मेरा ये भी दोनों इक्वल आ गया फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ठीक। ये कितना का इमेज हुआ? सिर्फ एक का इमेज हुआ, एक ही का इमेज हुआ ना, ठीक। दोनों इक्वल थे यानी कि एक ही एलिमेंट है। सेट में ये चीज खूबी है ना कि कोई भी एलिमेंट आप दो बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिखना है, तो वही चीज तो है। अगर ये दोनों सेम एलिमेंट है x1 और x2 तो दो बार इसको कैसे लिखा जा सकता है? यानी दो का एलिमेंट हो, दो का इमेज बना ही नहीं, एक ही का ही इमेज है, ठीक है। अब इस पे आइए, चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या fx1 और fx2, चलिए दोनों इक्वल अगर लेके चल गए हम लोग स्टार्टिंग में, इस कंडीशन पार हो गया, इस कंडीशन पे आएगा, दोनों आपका इक्वल हो गया था, तो दोनों यानी इक्वल यानी कि x को लिखते हैं इस सेट में। अब यहाँ पर x1 और एक यहाँ पर माइनस ऑफ x2, एक है x1 और एक है आपका माइनस ऑफ x2। ये माइनस ऑफ x2 जो डायरेक्ट दिख रहा है वो नहीं, इसके अंदर वाले जो ये है ना, इसका बात हो रहा है यहाँ पर। ये क्या, ये आपका एलएचएस पॉजिटिव है तो आरएचएस भी ओवरऑल पॉजिटिव होगा, तभी तो इक्वल होने का जरा सा भी चांस है। कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर तो इक्वल हो नहीं सकता है। कोई पॉजिटिव के साथ इक्वल होना तो अगला कोई पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा आरएचएस भी। अब आरएचएस को पॉजिटिव करने के लिए एक ही उपाय है कि x2 भी कोई एक नेगेटिव नंबर होगा, तब ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ पे चेक कीजिए कि x2 एक अलग एलिमेंट हुआ, माइनस ऑफ x2 एक अलग एलिमेंट हुआ। अब ये जो fx1 है ये इसका भी इमेज है और ये इसका भी इमेज है, तो ये 1 1 होगा क्या? साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, मेनी वन है, ये मेनी वन है। तो ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको जरूरत महसूस होगा इस चीज का, इसको समझने आना चाहिए। यहाँ पर ये जो लास्ट में जो है इसमें अगर बिलोंग करता है तो कहानी ऐसा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस ऑफ x2 इसमें बिलोंग ही नहीं करता तो कहानी कुछ ऐसा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो सेट है वो चेंज हुआ, सेट में अगर वो चीज एलिमेंट है ही नहीं तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं बनता है तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा, और फिर ऑन टू का जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे तो इजी है सारा, कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको रेंज या निकालना आना चाहिए, यानी कि y का वैल्यू निकालना आना चाहिए, तब आपका काम हो जाएगा। रेंज निकल जाएगा तो फिर कोऑर्डिनेट के साथ आपको कंपेयर करना, बस कहानी खत्म। और जो लास्ट में जो स्टेटमेंट है वो लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.